ऑल राइट एवरीवन, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ में हमने अभी एनालिटिक फंक्शन के बारे में बात कर ली है, हार्मोनिक फंक्शन और हार्मोनिक कंजुगेट के बारे में बात कर ली है, पावर सीरीज, टेलर्स थ्योरम और लॉरेंट सीरीज़ के बारे में बात कर ली है। लॉरेंट सीरीज़ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिकैप भी देना चाहता हूँ। हम लोगों ने अभी देखा था हमारी कोई लॉरेंट सीरीज़ को एक्सपेंड करने के लिए हमारा ये फंक्शन हमारा z इक्वल टू जेड नॉट पे एनालिटिक नहीं है, तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं यूजिंग सीरीज n इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी a n z माइनस जेड नॉट टू दी पावर n प्लस समेशन b n इक्वल टू वन से इन्फिनिटी b n z माइनस जेड नॉट टू दी पावर n। ठीक है, तो हम लोग ये यूज़ करते हैं लॉरेंट सीरीज के एक्सपेंशन में। इन जनरली हम लोग एग्जैक्टली सीरीज का यूज़ करते नहीं है, हम लोग यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ टेलर्स थ्योरम का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये जो प्रॉपर्टी होती है वन प्लस माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन, ये प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से ये हमारा टेलर्स फंक्शन लॉरेंट सीरीज एक्सपैंड हो जाती है इजीली। ठीक है, उसके लिए बस हमें एक बाउंड्री कंडीशन चाहिए होती है, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट should be in line between some annular region of the sum R1 and R2। ठीक है, इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करा तो हमारा काम हो जाता है। अब कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ जो पिछली पार्ट में नहीं बता पाया था, इसे कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज, और इसे कहते हैं रेगुलर पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज। ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका यूज़ अभी हम लोग को सिंगुलैरिटीज़ में और ज़ीरोस में आएगा, तो इसीलिए। ठीक है, थोड़ा सा सिंगुलैरिटी और ज़ीरोस पढ़ने से पहले हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं। और इन जनरल जैसे मैं एक क्वेश्चन उसमें यहाँ कराता हूँ, पिछली बार सही से सारे क्वेश्चन हो नहीं पाए थे। मान लीजिए एफ ऑफ जेड इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस जेड को हमें कहा गया एक्सपैंड यूजिंग लॉरेंट सीरीज अराउंड सिंगुलैरिटी, या फिर बस एक्सपैंड ही करना। ठीक है, क्या होगा कि यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमें कंडीशन चाहिए होती है मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट शुड बी इन लाइन बिटवीन R1 एंड सम एनुलर रीजन R2। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें कि एनुलर रीजन के लिए अब हम लोग z इक्वल टू वन के लिए किस तरह से हम लोग डिस्कस कंसिड्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, एनुलर रीजन में चाहिए तो एक तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी मॉड ऑफ z लेस देन वन वाली। ठीक है, इससे हम लोग हमारा सीरीज का एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन वो फिर सही नहीं रहेगा। ठीक है, सिंगल ही कंडीशन आएगी और हमें कंडीशन कुछ इस तरह से चाहिए, तो हम लोग कंडीशन कुछ इसकी इस तरह से देंगे मॉड ऑफ z लाइंग बिटवीन वन एंड इन्फिनिटी, दिस विल एक्चुअली हेल्प अस टू अचीव अवर लॉरेंट सीरीज। तो अगर हम लोग इस तरह से करें तो इसका इनडायरेक्टली मतलब हुआ कि मॉड ऑफ जेड लेस देन वन। देखो, इस रिलेशनशिप का हम लोग कुछ इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, इस रिलेशनशिप का अगर हम लोग यूज़ करें तो इससे इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं वन बाई मॉड जेड शुड बी लेस देन वन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं वन बाई माइनस जेड, तो वन डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई जेड। अब इसका एक्सपेंशन हम लोग कर देंगे वन बाई माइनस जेड, वन माइनस वन बाई जेड की पावर माइनस वन, यहाँ से करेंगे नेगेटिव वन बाई जेड, वन प्लस वन बाई जेड प्लस वन बाई जेड स्क्वायर प्लस वन बाई जेड क्यूब, और इस तरह से हमारी सीरीज चलती जाएगी। थोड़ा सा प्ले करेंगे तो माइनस वन बाई जेड माइनस वन बाई जेड स्क्वायर माइनस वन बाई जेड क्यूब, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन का लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हो गया। अब हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर हमने पढ़ा था प्रिंसिपल और रेगुलर पार्ट, यहाँ से हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है तो समेशन बी एन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट टू दी पावर एन है। ठीक है, इस फॉर्म में है, तो इस चीज़ से हम लोग ये कह सकते हैं। और हमारा जो पार्ट था समेशन ए एन
z माइनस जेड नॉट टू दी पावर n होता था, ये वाला पार्ट है इक्वल टू जीरो है, मीन्स यहाँ पर रेगुलर जो पार्ट है इक्वल टू जीरो है, और यहाँ प्रिंसिपल पार्ट है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इस तरह से हम लोग इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम लोग जीरोस पे चलेंगे। अब मान लीजिए आपके पास कोई एनालिटिक फंक्शन हमारा दे दिया जाए, कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे दिया जाए z प्लस टू, z प्लस वन, z प्लस टू होल स्क्वायर। अब इस फंक्शन का कहा गया है का एनालिटिक्स हमें एक लॉरेंट एक्सपेंशन करना है, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना है अराउंड z इक्वल टू वन पे, ठीक है। अब हम हमारा पहले ग्राफ यहाँ पे स्केच कर लेते हैं। हम लोग यहाँ से देखें z इक्वल टू वन, यहाँ हमारे पास माइनस वन है और यहाँ पर हमारे पास माइनस टू है। हम लोग एनुलर रीजन को हमारा देखते हैं क्या है। एनुलर रीजन हम लोग निकालते हैं कैसे है, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द थिंग्स, ठीक है। अगर हम लोग इस चीज़ एक को देखें तो पहला जो हमारा सर्कल कुछ इस तरह से बन रहा है। अगर इस केस में जैसे लॉरेंट सीरीज में आपसे काफ़ी ज़्यादा बताता हूँ कि अगर आपसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का एक फार्मूला होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन या फिर डिस्टेंस बिटवीन z नॉट एंड फर्स्ट नियरेस्ट सिंगुलैरिटी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें, जो अगर वन है, इस अराउंड वन के हम लोगों को एक्सपेंशन करना है, ठीक है, z नॉट इक्वल टू वन पर, और हमारी जो नियरेस्ट सिंगुलैरिटी है माइनस वन, तो हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से टू हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब हम लोग को अपना जो एनुलर रीजन कुछ कंस्ट्रक्ट इस तरह से करना है कि मॉड ऑफ z माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन वन, ठीक है। अगर हम लोगों ने इसके अंदर कर लिया तो अभी वो तो केस ठीक है, लेकिन अभी हम लोग केस कंसिडर का करना है कि जो एक सर्कल हम लोग कंसिडर करेंगे z माइनस वन का, इसका सेंटर वन है, उसका रेडियस वन से तो बड़ा ही होना चाहिए, सॉरी इसका इन दोनों के बीच की डिस्टेंस टू है ना, हाँ, तो इसके बीच की डिस्टेंस टू से तो बड़ा ही होना चाहिए। अब अगर हम लोग इनके बीच की डिस्टेंस देख लें, इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस थी हमारे पास टू। अगर हम लोग इनके बीच की डिस्टेंस देखें तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी थ्री, ठीक है। तो और हमें क्या कंडीशन चाहिए कि इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। मॉड ऑफ z माइनस वन शुड बी लेस देन थ्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक कंडीशन सेटिस्फाई बना सकते हैं कि मॉड ऑफ z माइनस वन शुड बी लेस देन टू एंड ग्रेटर देन टू एंड लेस देन थ्री, ठीक है। अब हमारा एनुलर रीजन कुछ इस तरह से दिखेगा कि अगर हम अपने एनुलर रीजन को अब देखना चाहें तो हमारा एनुलर रीजन कुछ इस तरह से, अब इस एनुलर रीजन में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इस एनुलर रीजन में हमारी कोई सिंगुलरिटी लाई भी नहीं करती है। इस एनुलर रीजन में हम लोगों ने कोई रैंडम सा कॉन्टोर सी कंसीडर करें अकॉर्डिंग टू द टेलर्स थ्योरम, तो हमारा इसमें हम लोग लॉरेंट थ्योरम, तो हम लोग इसमें एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें किसी तरह से हमें मॉडल z माइनस वन बनाना है, ठीक है, तो एफ ऑफ जेड हम लोग लिखते हैं वन डिवाइडेड बाय, एक बार प्लस वन करें माइनस वन करें, टू प्लस जेड माइनस वन। अब यहाँ से एक चीज़ पहले हम लोग कर देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आया मॉड ऑफ जेड माइनस वन इज लेस ग्रेटर देन टू, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि टू मॉड ऑफ जेड माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इज ग्रेटर देन वन, तो टू डिवाइडेड मॉड ऑफ जेड माइनस वन इज लेस देन वन, ठीक है। एक तो पहली चीज़ तो ये आ गई। दूसरी चीज़ अगर हम लोग इस कंडीशन को देखें, मॉड ऑफ जेड माइनस वन इज लेस देन थ्री, तो मॉड ऑफ जेड माइनस वन डिवाइडेड बाई इज लेस देन वन, तो ये दो कंडीशंस का भी हमारा रोल आएगा एक्सपेंशन में।
अब यहाँ से अगर हम +1 माइनस करें तो 3 प्लस z माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमें बनाना है 2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z प्लस 1 z माइनस 1 सॉरी z माइनस 1 z माइनस 1। ठीक है, इस तरह से बनाना है। तो यहाँ से हम लोग मॉड ऑफ 1 अपॉन z माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से आएगा z माइनस 1 और यहाँ से आएगा हमारे पास 1 प्लस 2 बाय z माइनस 1। ठीक है, z माइनस 1 एंड सिमिलरली यहाँ से अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 9 आएगा। 1 प्लस z माइनस 1 डिवाइड बाई 3 टू द पावर माइनस 2। अब हम लोग इसको फर्दर लिखें तो हमारे पास आएगा 1 बाय 9 z माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस 2 बाय z माइनस 1 टू द पावर माइनस 1 1 प्लस z माइनस 1 बाय 3 टू द पावर माइनस 2। अब एक्सपेंशन हम लोग करेंगे। अब हम लोग जानते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एन एक्स प्लस n टाइम्स n प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 9 z माइनस 1 1 माइनस 2 मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस 4 z माइनस 1 होल स्क्वायर। सिमिलरली एक सीरीज कंटिन्यू चलेगी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2z माइनस 1 3 प्लस n times n plus 1 this is 2 2 times 2 plus 1 is 3 and this is mod z minus 1 whole square by 9 divided by 2 factorial। और सिमिलरली हमारी सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर लेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मॉड ऑफ। तो यहाँ पर एक कंटू ऐसे ले सकते हैं हम लोग 1 से बड़ा होना चाहिए और इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, ये हमारा एंगुलर रीजन है। इस एंगुलर रीजन में हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोगों ने 2 केसेस देख लिए जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो चीज़ छूट गई थी। अब यहाँ पर हम लोग नेचर की मेन चीज़ पे चलते हैं, जीरोस एंड सिंगुलैरिटीज। ठीक है, तो जीरोस और सिंगुलैरिटीज हम लोग डिटेल में देखेंगे क्या होता है। अब सेकेंड z equal to z naught is said to be the zero of any function f of z if f of z at z naught is analytic। ठीक है, एंड एग्जिस्ट भी करना चाहिए। तो इस पॉइंट पर अगर एनालिटिक होगा तो, और फिर यहाँ से हम लोग चेक करेंगे अगर एंड f of z naught equal to 0, similarly f of dash of z naught equal to 0। अगर उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है तो हम उसका 0 कहेंगे। अब ये कंडीशन हम लोग उसके ऑर्डर निकाले के करते हैं। अगर फॉर f डबल डैश ऑफ 0 इज ऑल्सो 0 एंड सिमिलरली अगर इस केस को देखें f डैश f of n of z naught is also 0, but however for some m f of m of z naught is not equal to 0, then m is said to be the order of 0 if
n इक्वल टू 1 देन इट इज सिंपल ज़ीरो। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है टू बी ज़ीरो, एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड हम लोग पहले लेते हैं। सिमिलरली हम लोग यहाँ दूसरा फंक्शन लेंगे एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। हम लोग यहाँ देखेंगे कि जीरो क्या है, किस पॉइंट पर हमारी कंडीशन क्या है, एफ ऑफ जेड इट शुड बी एट जीरो। और देखो एक चीज़ होती है कि साइन जेड कॉस जेड ई टू दी पावर जेड, और इधर कुछ फंक्शन और होते हैं, ये इंटायर फंक्शन होते हैं। इंटायर फंक्शन मीन्स ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में हर जगह एनालिटिक होता है। ठीक है, तो z इक्वल टू जीरो पे फंक्शन हमारा एनालिटिक भी होगा। एफ ऑफ जेड हमारी जीरो, ये कंडीशन चाहिए। जेड नॉट अगर हम निकालना चाहें साइन जेड इक्वल टू जीरो, इट मीन्स जेड शुड बी एन पाई। ठीक है, अब एन पाई होगा। ठीक है, अब इसका ऑर्डर ऑफ जीरो निकालने के लिए देखो एफ ऑफ, जब जनरली मान लेते हैं लेट जेड इक्वल टू पाई, तो एफ ऑफ पाई इक्वल टू जीरो, एफ डैश ऑफ पाई इज कॉस ऑफ जेड। अब इस पे जेड इक्वल टू पाई रखने में हमारे पास माइनस वन आया, सिंस एफ डैश ऑफ पाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास वन, दैट इज सिंपल ज़ीरो। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग यहाँ पर एक दूसरा केस देखते हैं एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। सो अगर हम लोग एफ ऑफ कंडीशन देखें एफ ऑफ जेड इक्वल टू ज़ीरो मीन जेड स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो मीन जेड इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास कंडीशन आई। अब हम लोग देखते हैं एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, एफ डैश ऑफ ज़ीरो हमारे पास आएगा टू जेड विच विल बी इक्वल टू ज़ीरो, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो विथ टू विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर इसका हम लोग ऑर्डर कह सकते हैं टू। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऑर्डर ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर और ज़ीरोज़ देख लिया क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं सिंगुलैरिटीज़ की तरफ। ठीक है, सिंगुलैरिटीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है यहाँ पर, सिंगुलैरिटी। ठीक है, अब सिंगुलैरिटीज़ पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि सिंगुलैरिटीज़ कितने टाइप की होती है। एक होती है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और एक होती है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब हम लोग दोनों चीज़ को देखेंगे कि तो होती क्या है। अब आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी फिर से फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक होती है रिमूवेबल, एक होता है पोल, और एक होता है हमारे पास इसेंशियल सिंगुलैरिटी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी के साथ। ठीक है, अब किसी देखते हैं कि हमारे पास किसी फंक्शन के पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कब होगी। तो मान लेते हैं कि हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज पहले देखते हैं। इफ फॉर z equal to z not, if function has removable singularity, then limit z tends to z not, f of z exist। however, अगर उस फंक्शन के पास, हमारे एनालिटिक फंक्शन के पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी, तो उस पॉइंट पर अगर हम लोग चेक करेंगे तो होगा क्या कि अगर उसकी लिमिट निकाली जाए उस पॉइंट पर फंक्शन के साथ, तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हाउएवर, अगर हम फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर देखेंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। ठीक है, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड बाई डेड, बहुत ही फेमस क्वेश्चन एग्जाम्पल है। तो अब इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग देखें लिमिट, सिंगुलैरिटी क्लियरली देखने को मिल रही है कि z इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, लिमिट z टेंड्स टू ज़ीरो,
सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट भी होता है जहाँ पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। सिंगुलैरिटीज एक सबसे पहले हम लोग इसलिए इट इज अ इट्स अ पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स plane where function is not defined इन जनरल। अगर हम लोग ऐसा कहें, ठीक है, इन जनरल अगर हम लोग उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, ठीक है, तो नॉट डिफाइन आती है या फिर इन्फिनिट आती है, ठीक है, ये इन जनरल केस है। अब हम लोग जरा आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। रिमूवेबल चलिए पहले स्टार्ट करें यहाँ पे। रिमूवेबल हम चले थे, तो हमने देखा कि किसी पॉइंट z इक्वल जेड नॉट पर रिमूवेबल सिंगुलरिटी तभी होगी अगर उस पॉइंट पर अगर उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। लेकिन उस अगर हम फंक्शन में उसकी वैल्यू डालेंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इससे हम यहाँ पे देखा साइन जेड बाई जेड, तो अगर जेड बाई जेड और साइन बाई जेड देखें तो इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होती है। लेकिन अगर यहीं पे साइन 0/0 करें एफ ऑफ 0 तो ये असल में नॉट डिफाइन आता, ठीक है। सिमिलरली अगर और केस देखें e टू दी पावर x माइनस 1 e टू दी पावर z माइनस 1 अपॉन z ऑफ लिमिट z टेंड्स टू 0। अब ये तो डिफाइन होता है लेकिन लिमिट भाई इसकी डिफाइन नहीं होते फंक्शन पर एफ ऑफ 0 e टू दी पावर 0 माइनस 1/0 ये नॉट डिफाइन होता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जान पाएंगे कि उस पॉइंट पर रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, ठीक है। होगा क्या, उस पॉइंट पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस पॉइंट पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो अगर ऐसा हो रहा है उस पॉइंट पर तो हम उस पॉइंट को कहेंगे रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ठीक है। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टी होती है। इसमें होता क्या है, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ, अगर इसका हम लोग एक्सपेंशन करेंगे यूजिंग लॉरेंट सीरीज, देन प्रिंसिपल पार्ट वो होगा हमारे पास, वो होगा 0 और रेगुलर पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है। अगर इसका हम लोग एक्सपेंशन देखें तो हम लोग जानते हैं कि साइन जेड बाई जेड इज 1/z z माइनस जेड क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड टू दी पावर 5/5 फैक्टोरियल। यहाँ चल गया हमारे पास, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड टू दी पावर 4/5 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह चलता जाएगा, ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसमें। और ये हम लोग जानते हैं यहाँ का, देखिए डिनोमिनेटर वाला कोई भी समेशन बी एन जेड माइनस जेड नॉट टू दी पावर एन के फॉर्म में कोई भी नहीं आ रहा। मीन्स ये हमारा प्रिंसिपल पार्ट था और यहाँ पर ये 0 है और रेगुलर पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो अगर ये सब कंडीशन को फॉलो करें तो हम कहेंगे रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अब हम लोग जरा आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज को देख लेते हैं, होती क्या है आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज, फिर फर्दर हम लोग बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, अच्छा सबसे पहले तो ये जानना था कि हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज होती क्या है। मान लीजिए z इक्वल टू, लेट assume assume that at z equal to z naught function has a isolated singularity, then अब अगर करें क्या कि z इक्वल टू जेड नॉट को सेंटर लेकर अगर हम लोग एक डिस्क कंसीडर करें, ठीक है, तो इस डिस्क में कंडीशन ऐसा होगा कि एटलीस्ट को इसके अंदर कोई और नो मोर सिंगुलैरिटीज विल लाई इन इट, ठीक है। होगा क्या कि इसके अंदर और कोई सिंगुलैरिटी लाई नहीं करेगी। अगर हम लोग z नॉट पर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है तो इसकी अगर हम लोग रेडियस कंसीडर करके अगर हम लोग एक डिस्क कंस्ट्रक्ट करें, एटलीस्ट कोई एक ऐसी डिस्क मिल जाती है जिस डिस्क के अंदर हमें कोई भी सिंगुलैरिटी, कोई और सिंगुलैरिटी z इक्वल टू जेड नॉट को छोड़ के नहीं मिलती है।
तो इस पॉइंट हम लोग कहेंगे क्या, तो इस पॉइंट फंक्शन के पास है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखना चाहें एफ ऑफ जेड, तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के लिए साइन ई टू द पावर 1/z का अगर एग्जांपल है तो 1 साइन z का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंगुलैरिटी किस तरह की, डिनोमिनेटर को जीरो रखकर z इक्वल टू एन पाई हम लोग यहाँ पर अगर रखेंगे, z इक्वल टू एन पाई नंबर को फंक्शन के पास सिंगुलैरिटी है। ठीक है, अब एक सिंगुलैरिटी कैसी है ये हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पर कर्सर करते हैं हमारी एक्सिस को। अब यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स अगर डालें तो यहाँ पर 0 पाई 2 पाई 3 पाई इस तरह से पॉइंट्स आएंगे। यहाँ पर -पाई -2 पाई -3 पाई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्लियर देख सकते हैं कि एक हम लोग डिस्क यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, एक पाई/2 यहाँ पर -पाई/2। तो अगर इस तरह की हम लोग एक डिस्क कंसीडर करें तो इस डिस्क के अंदर अदर देन z इक्वल टू 0 कोई और सिंगुलैरिटी नहीं लाई कर रही, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एट दैट दैट z इक्वल टू n पाई इज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, ये होती है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। और अगर इसी तरह से हम लोग अगर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के बारे में बात करें, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के बारे में बात करें, तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऐसी सिंगुलैरिटी होती है, मान लीजिए हमें किसी z इक्वल टू जेड नॉट पे चेक करना है कि z इक्वल टू जेड नॉट पे उसके पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, तो z इक्वल टू जेड नॉट को अगर हम लोग कंसीडर करके डिस्क कंसीडर करेंगे छोटी छोटी रेडियस की, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि z नॉट के अंदर कोई भी अदर सिंगुलैरिटी लाइन ना करे। ठीक है, हमेशा इसके अंदर एटलीस्ट एक और सिंगुलैरिटी लाई करेगी। तो इस तरह के इसको हम लोग कहते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी से एफ ऑफ जेड इक्वल टू, हम लोग यहाँ कंसीडर करें 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 1/z, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि z फॉर z इक्वल टू 1/n पाई हमारा फंक्शन, क्योंकि ये z इक्वल टू n पाई की फंक्शन सिंगुलैरिटी होगी। अगर यहाँ से हम लोग कंसीडर करें किस तरह से, तो 0 और एक अगर हम लोग डिस कंसीडर करें r इक्वल टू 1 की, तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि फॉर n इक्वल्स टू 1 z विल बी 1 अपॉन पाई। ठीक है, और 1 अपॉन पाई की अप्रॉक्सीमेटली तो वैल्यू जी 1 से तो लेस ही होती है। ठीक है, तो क्लियरली हम लोग कह सकते हैं अगर यहाँ पर 1 है तो सिंगुलैरिटी इसके अंदर लाई करेगी। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम होगी। z इक्वल टू 0 भी एक सिंगुलैरिटी है, z इक्वल टू 1 अपॉन पाई भी एक सिंगुलैरिटी है। लेकिन आइसोलेटेड की कंडीशन क्या थी कि इसके अंदर डिस्क के अंदर नहीं लाई करना चाहिए था, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि 1 अपॉन पाई इस डिस्क के अंदर लाई कर रहा है, तो ये मतलब हमारी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो गई। तो इस तरह से हम लोग सिंगुलैरिटी डिफाइन कर सकते हैं कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारी मेन टॉपिक की ओर कि सिंगुलैरिटीज आइसोलेटेड में कौन कौन सी थी, रिमूवेबल हम लोग ने देख लिया क्या होती है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नंबर दूसरे पार्ट की तरफ, पोल की तरफ। पोल, ठीक है, तो हम लोग पोल को डिफाइन करेंगे, पोल होता क्या है। अब इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं कंडीशन क्या होती है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल पार्ट होता है तो उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ठीक है, और एट लेट मान लेते हैं लेट एट z इक्वल टू जेड नॉट फंक्शन के पास पोल है, देन लिमिट z टेंड्स टू z नॉट ऑफ f ऑफ z will be infinity and limit z टेंड्स टू z नॉट ऑफ, मान लीजिए किसी n ऑर्डर का पोल है, ऑर्डर का पोल का देखते हैं, ऑफ n ऑफ f ऑफ z विल बी फाइनाइट। ठीक है, ये पोल होता है। अगर हम लोग डिफाइन करते हैं क्या होता है पोल, मान लीजिए f ऑफ z इक्वल टू 1/z स्क्वायर है,
तो जब भी पोल होता है कि मान लीजिए एक फंक्शन हमारे पास है f of z, it is a rational function which is somehow looking like this, q of z and p of z, then इसका पोल होगा उन पॉइंट्स पे जहाँ पर भी है p ऑफ z इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हम लोग पोल निकालते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है f ऑफ z इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब ऑर्डर ऑफ पोल देखेंगे। ठीक है, इससे यहाँ हम लोगों ने देखा कि डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो हमारे पास क्या है, z इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग उसकी देखेंगे कि पावर कितनी है, पावर, तो पावर इक्वल टू ऑर्डर इक्वल टू 2। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ से देखें एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z माइनस जेड नॉट टू दी पावर n, तो इसका पोल हो जाएगा z इक्वल टू जेड नॉट और ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास n। अब देखो पोल का बड़ा काम आता है कॉची रेसिड्यू थ्योरम में। ठीक है, तो उसको भी हम लोग बड़ा विस्तार से भी देखेंगे उसमें। अब सिमिलरली यहाँ पर हमारी लास्ट सिंगुलैरिटी, बड़ी इंपॉर्टेंट सिंगुलैरिटी इसको देखते हैं, इसेंशियल सिंगुलैरिटी। इसेंशियल सिंगुलैरिटी, अब इसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होती है, इसकी क्या क्या कंडीशन होती है, उस पॉइंट पे इसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी। ठीक है, जो प्रिंसिपल पार्ट होगा उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे और लिमिट z टेंड्स टू z नॉट ऑफ f of z is not defined and f of z नॉट is unbounded। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा। अब इसके लिए हम लोग एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए f of z इज e टू दी पावर 1/z। अब वो पॉइंट हमें चेक करना है जिस पॉइंट पर हम लोग सिंगुलरिटी चेक करेंगे z इक्वल टू जेड नॉट पे, हम फंक्शन डिफाइन नहीं होगा और अनबाउंडेड होगा। तो अगर हम लोग इसमें देखें क्लियरली, हमें देखने से पता चल रहा है कि z इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन जो लिमिट z टेंड्स टू 0 और e टू दी पावर 1/z which is e to the power 1/0 which is e to the power infinity which is not defined। सेम और f of 0 पर हम लोग देखें तो e to the power 1/0 f of 0 which is not defined, that is unbounded। तो इस तरह की सिंगुलैरिटीज को हम लोग इसेंशियल सिंगुलैरिटीज कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर एक केस देखते हैं f of z इक्वल टू साइन 1/z, तो दैट यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं z इक्वल टू 0 हमारे पास इसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, अब z इक्वल्स टू एन पाई, 0 का है या तो क्लियरली जनरल में एन पाई कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारी इसेंशियल सिंगुलैरिटी। अब एक आई होप आपको अंदर समझ आ गया होगा इसेंशियल सिंगुलैरिटी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, पोल क्या होता है। ठीक है, अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, एक सेकेंड, मैं पीडीएफ देखना पड़ेगा, उस पीडीएफ से मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ कि टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज आपको बताना। ठीक है, सबसे पहला है एफ ऑफ जेड, इसमें आपको बतानी है कि सिंगुलैरिटी पॉइंट बताना है साइन 1/z, क्लासीफाई सिंगुलैरिटी पॉइंट्स। ठीक है, सिंगुलैरिटी पॉइंट को क्लासीफाई करना है, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना है एंड डू लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन अबाउट दैट सिंगुलैरिटी। ठीक है, क्लासीफाई करिए सिंगुलैरिटीज का टाइप। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z स्क्वायर 1 - z। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर z अपॉन z+1 का होल स्क्वायर। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।